हेलो एवरीवन, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में कैटालिसिस टॉपिक पढ़ रहे थे और कैटालिसिस में एंजाइम कैटालिसिस तक हम लोग स्टडी कर चुके थे और बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजाइम कैटालिसिस का थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे। तो देखिए एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस ये है कि स्टेप 1 में एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। मींस देखिए, मान लीजिए अगर ये एंजाइम है, अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये कंबाइन करता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो एंजाइम है, कैटेलिस्ट का काम आप जानते हैं कि ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देता है। एस फॉर सबस्ट्रेट, देखिए यहां पे ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट और पी अगर लिखेंगे तो समझिएगा पी प्रोडक्ट है। तो ये जो एंजाइम है यानी जो कैटलिस्ट है, इसका काम है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो स्टेप 2 में यही जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम तो ज्यों का त्यों रहेगा, केवल सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 में जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है। एंजाइम तो ज्यों का त्यों रहता है, एंजाइम ही रहता है। और लास्ट जो स्टेप है, स्टेप 3, इसमें एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। कैटलिस्ट का तो काम ही यही है, रिएक्शन कंप्लीट करके और खुद ज्यों का त्यों अलग हो जाना। ये देखिए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। यही है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है और वो अलग निकल जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैटालिस्ट का मेन विशेषता, कैटालिस्ट कैसे काम करता है, कैटालिस्ट क्या काम करता है, ये सब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ड्यूरिंग कैटालिसिस के दौरान ही सारा कुछ हम लोग लिख रहे हैं। Amount and chemical composition of the catalyst remains unchanged at the end of the reaction. जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि कैटलिस्ट के अमाउंट में और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी जितना अमाउंट लिए थे उतना ही अमाउंट बाहर निकल जाता है और केमिकल कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होता है। However, इट्स फिजिकल स्टेट और कलर में चेंज, लेकिन ऐसा देखा गया कि कभी कभी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड लिए हैं तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड लिए हैं तो सॉलिड मिलेगा, या फिजिकल स्टेट हो गया, अच्छा कलर भी चेंज हो सकता है, लेकिन उनके अमाउंट में और केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट कैन ओनली चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन।
कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो रेट को चेंज कर सकता है, लेकिन अगर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन, तो कैटलिस्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता है। अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका स्पीड को या तो इंक्रीज करना हो या तो डिक्रीज करना हो तो कैटलिस्ट ले सकते हैं, लेकिन रिएक्शन अगर नहीं हो रहा हो तो स्टार्ट करने का काम कैटलिस्ट नहीं करता है। थर्ड है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा भी कैटलिस्ट अगर लेंगे तो बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ रिएक्शन को कराया जा सकता है। यानी कैटलिस्ट में तो कोई चेंज होता नहीं है अमाउंट में, तो जो अमाउंट लिए हैं वही सारे रिएक्शन को कैटलाइज करते जाता है। एक बार कैटलाइज किया फिर निकल गया, फिर अगले को कैटलाइज किया, इस तरह से थोड़ा सा अमाउंट में ही ये पूरे रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। नेक्स्ट है, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। ये समझने वाला पॉइंट है। इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन है तो जिस स्पीड से रिएक्शन आगे हो रहा है, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट R1 है, रिवर्स रिएक्शन का रेट R2 है। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, रिवर्स मतलब पीछे की ओर। अगर इसका रेट R1 है, रिवर्स का R2 है, तो अगर ये R1 इक्वल टू R2 है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। मान लीजिए R1 को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो जितना ये R1 को इंक्रीज करेगा उतना ही R2 को भी इंक्रीज करेगा। यानी इंक्रीज करने के बाद भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन आगे हो रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन पीछे हो रहा है, तो कैटलिस्ट आगे वाले को उतना ही बढ़ाएगा जितना पीछे वाले को बढ़ाएगा। यानी कि बढ़ाने के बाद भी दोनों इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे, दोनों रेट बराबर ही रहेंगे। तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इट चेंज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विथ सेम एक्सटेंट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, therefore number of effective collision increases and more amount of products can be obtained। जैसे आप याद कीजिए कैटालिसिस, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, उसके बाद वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो एनर्जी इंक्रीज करता था उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। तो कैटलिस्ट अगर नहीं लेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए इतना है, अगर कैटलिस्ट लेंगे तो ये रिएक्शन देखिए ऐसे होगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ये पहले ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा। यानी अगर कैटलिस्ट लेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो कम एनर्जी से भी अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि जितना उसका एक्टिवेशन एनर्जी है उतने एनर्जी के साथ अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। तो अगर कम एनर्जी से भी कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए प्रोडक्ट बनने का स्पीड बढ़ जाता है और वो रिएक्शन कैटलाइज हो जाता है। नेक्स्ट है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको मिला देने से कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ जाता है, वो ज्यादा स्पीड में काम करने लगता है। These substances are called catalytic promoter. These substances are called catalytic promoter. एग्जाम्पल है, सम अमाउंट ऑफ Al2O3 और MO2O3 आर एडेड इन आयरन कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जब बनाते हैं हम लोग हाबर प्रोसेस से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनता है, उसमें आयरन कैटलिस्ट लिया जाता है। अगर उस आयरन कैटलिस्ट में Al2O3 या MO2O3 मिला दें तो कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ जाता है और ज्यादा प्रोडक्ट बनता है।
Activity of catalyst can be decreased by adding some amount of other substances. These substances are called catalytic poison या inhibitor भी कहते हैं इसको. Catalytic poison और inhibitor तो जिन सब्सटेंस को मिलाने से कैटेलिस्ट का एक्टिविटी कम हो जाता है उनको कैटेलिटिक पॉइजन या इनहिबिटर कहते हैं. एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन आयरन कैटेलिस्ट डिक्रीजेज इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस. हाबर प्रोसेस से जब हम लोग अमोनिया बनाते हैं तो उस प्रोसेस में आयरन कैटेलिस्ट लेते हैं. अगर उस आयरन कैटेलिस्ट में H2S पहले से मिला हुआ हो या H2S मिला दें तो आयरन कैटेलिस्ट का एक्टिविटी कम हो जाता है. तो ये दो पॉइंट है, इनका डिफिनेशन भी याद रखिएगा और कैरेक्टरिस्टिक में भी इनको याद रखिएगा. कभी कभी अलग से पूछता है व्हाट आर कैटेलिटिक प्रमोटर या व्हाट आर कैटेलिटिक पॉइजन और इनहिबिटर. तो कैटेलिटिक प्रमोटर का डिफिनेशन में ये 6 पॉइंट लिख दीजिएगा और कैटेलिटिक पॉइजन और इनहिबिटर के डिफिनेशन में ये 7th पॉइंट लिख दीजिएगा. जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे कैटेलिटिक प्रमोटर और जो घटा दे वो कैटेलिटिक पॉइजन या इनहिबिटर. इसको भी नोट कर लीजिए. अब चलिए देखते हैं थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस. पहला है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थ्योरी. अब इसके बारे में याद रखिएगा कि दिस थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन होमोजीनियस catalysis. Homogeneous catalysis. According to this theory, catalysis occur in following two steps. अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी देता है AB इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट. C यहाँ पे कैटेलिस्ट है. तो ये थ्योरी कहता है कि स्टेप 1 में जो है फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट by combination of catalyst with one of the reactants. एक रिएक्टेंट से कंबाइन करके किसी एक रिएक्टेंट, अगर मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं तो किसी एक रिएक्टेंट से कैटेलिस्ट कंबाइन करके और पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है. इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है यह फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होता है. देखिए पहले क्या होता है. बी जो है एक रिएक्टेंट है, सी जो है एक कैटेलिस्ट है. ये कंबाइन करके बना लेता है बीसी. ये जो बीसी है ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. स्टेप 2 में क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंबाइन विथ या रिएक्ट विथ
अदर रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है टू गिव फाइनल प्रोडक्ट और देता है फाइनल प्रोडक्ट। जैसे देखिए दूसरा जो रिएक्टेंट है वो ए है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बीसी है, ए जो है वो बीसी से रिएक्शन करता है और बनाता है AB प्लस सी। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल एक बार पहले दिए थे, आपको याद कीजिए। 2SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दिया था 2SO3। आप समझ लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये AB है। और आप इस पे बैठा के देखिए, आपको सेम आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, B जो है C के साथ कंबाइन करेगा, B C के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे देखिए इस स्टेप में, यानी कि O2 जो है वो 2NO के साथ कंबाइन करके 2NO2 बनाता है। B जो है C के साथ कंबाइन करके BC बनाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, A BC से कंबाइन करके AB बना लेता है। A यानी कौन, SO2। 2SO2 जो है वो BC यानी कि 2NO2 से कंबाइन करके AB यानी 2SO2 यहां से O2 ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और बन जाएगा 2SO3 और ये बच जाता है C यानी कि 2NO जो लिए थे। देखिए यहां पे लिए थे 2NO, यही 2NO निकल जाता है बाहर। ये इस तरह से A B C करके मान लिए हैं और एग्जैक्ट में कंपाउंड लेकर के बनाना हो तो भी आप उसको बना सकते हैं। तो ये आपका पहले लिखा हुआ है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो कंपाउंड लेकर के बनाए हैं, ये जो थ्योरी है इसको लिख लीजिए यहां तक। चलिए सेकेंड देखते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी। पहला था हम लोग का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थ्योरी जो पढ़ चुके, और दूसरा थ्योरी ऑफ कैटालिसिस है एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस एडजॉर्प्शन थ्योरी का दो अप्रोच है, एक ओल्ड अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच इसका कहता है कि अच्छा सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को। जनरली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को ही ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि उतना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी बनता है कुछ रिएक्शन में, लेकिन जनरली सभी रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, यह जो है फॉलोइंग स्टेप में होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटालिसिस अकर इन फॉलोइंग स्टेप्स। 5 स्टेप्स हैं इसमें। देखिए स्टेप 1 है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन कैटालिस्ट। मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये मान लीजिए कैटालिस्ट है। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो आप कैटालिस्ट को क्लासरूम समझ लीजिए और रिएक्टेंट को अपने आप को समझ लीजिए कि आप रिएक्टेंट हैं। उसके बाद देखिए आपको कितने अच्छे समझ में आता है। ये आप हैं जो क्लासरूम में आ रहे हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन कैटालिस्ट। ये क्लासरूम है, मतलब क्लासरूम का टोटल अरेंजमेंट है, टीचर वगैरह सब इसी में है। और ये आप हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिफ्यूजन होता है, मतलब ये आ रहा है कैटालिस्ट के पास। उसके बाद एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन कैटालिस्ट सरफेस। अब इनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा कैटालिस्ट सरफेस में। आप क्लासरूम में जाकर के बैठ जाते हैं, उसी तरह से ये भी यहाँ पे आके बैठ जाएंगे।
ये देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है एडजॉर्ब हो गए यानी बैठ गए वहां पे। स्टेप 3 में जो है फिगर चेंज नहीं होगा, इंटरैक्शन बिटवीन reactant molecules and formation of product। अब जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब जो आप अपने आप को रिएक्टेंट समझे थे वो आकर के क्लासरूम में बैठ गए, अब आप पढ़ेंगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। यानी आप बिना अननोन स्टूडेंट बन के आए थे, नहीं जानने वाले स्टूडेंट बन के आए थे, पढ़ने के बाद आप नोन स्टूडेंट बन गए। उसी तरह से आया था रिएक्टेंट, लेकिन अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बैठ के पढ़ने के दौरान आपके शेप में कोई चेंज नहीं होता है। उसी तरह से कैटलिस्ट इस फिगर में ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा। यही हो सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, उसमें फिगर अगर अलग हो तो वो चेंज हो सकता है। ये इस तरह से है। पढ़ने के बाद क्या होता है, आप लोग उठते हैं और घर की ओर जाते हैं। तो पहला उठते हैं, नेक्स्ट, तो यहां पर भी वही होगा, डिजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन मतलब यहां पे आके बैठना, डिजॉर्प्शन मतलब इसमें से निकलना। तो अब डिजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कैटेलिस्ट सरफेस। देखिए कैटेलिस्ट का जो सरफेस है ये ज्यों का त्यों है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल यहां से निकल गए, इसमें से निकल गए। स्टेप 5 में क्या होता है, पढ़ने के बाद आप लोग घर चले जाते हैं, ये भी प्रोडक्ट निकल के अलग हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो गए यानी कि यहां से निकल के चले गए। देखिए क्लासरूम ही रह जाता है और स्टूडेंट वहां से पढ़ के और नोन बन के आते हैं, पढ़ने के बाद नोन बन के चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये देखिए इस तरह से रिएक्टेंट आया, बैठा, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना, निकला और फिर चला गया। वैसे ही आप आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं और चले जाते हैं। तो आप इसको अपने पढ़ाई से कंपैरिजन कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप याद भी हो जाएगा। यही 5 स्टेप है एडजॉर्प्शन थ्योरी का। ये लिख लीजिए, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट हो गया, यानी कि थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस कंप्लीट हो गया।